वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। ओके सर। ये है पेज नंबर 57, सेकंड पैरा से, थर्ड पैरा। हाँ, दूसरी योजना है मानवीय शिक्षा संस्कार का मानवीयकरण। इसमें बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा को हम एक स्कूल में बिजनौर यूपी प्रयोग किए। यह 5 वर्ष का अनुभव है। जीवन विद्या के आधार पर शिक्षा का मानवीयकरण करने गए। उसका क्या प्रभाव पड़ा वह देखा गया। लोग कहते रहे हैं कि विद्यार्थियों के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे हम नकारते रहे। यदि वातावरण का प्रभाव पड़ता तो हम अनुसंधान कैसे कर पाते। इस स्कूल से यह प्रमाण मिलने लगा है कि बच्चों का प्रभाव परिवार पर एवं उनके परिवार वालों का प्रभाव वातावरण पर पड़ने लगा है। बच्चे जीवन के रूप में अपने को पहचानने लगे और व्यवस्था में जीना अति आवश्यक है, इसी स्वीकारने लगे। इसके फलस्वरूप बहुत से बच्चे टीवी, व्यर्थ वार्तालाप आदि में अरुचि दिखाए जाने वाले चीजों का मूल्यांकन करने लगे और यह सब निस्सार है ऐसा समझने लगे। साथ ही गांव में एक परिवार में दूसरे परिवार के साथ बैर भाव था, मारपीट मुकदमा होता था। वह भी धीरे धीरे शमन होने लगा। अब उन गांव में मेरी जानकारी के अनुसार झगड़ा झंझट कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव पड़ा और इसी के अनुसार हम कहते हैं कि इस शिक्षा में दम खम है। दम खम, ये एक बेटे कहावत है, दम खम होना। दम खम होने का मतलब है शिक्षा जानदार होना। अच्छा, एक काम और आगे जो पढ़ेगा सानवी, अपना ये जो है कैमरा ऑन करके पढ़ना बेटा, ताकि रिकॉर्डिंग में आपका फोटो रहे। आपको क्या लगता है इस पैरे में कोई समझाने वाली बात है? बाबा जी ने बड़ी बातें की है आसान, और ये बात पहले भी आई है। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है उससे पहले सारी बातें आई है। सेकंड चैप्टर से जो पहले 2 पेज हैं, उन 2 पेजों में ये पैरा पहले भी आया, दोबारा बाबा जी ने रिपीट किया है। क्या समझा रहे बाबा जी? यह 2 योजनाएं बताई बाबा जी ने, एक जीवन विद्या योजना और दूसरी जो योजना है वो है मानवीय शिक्षा संस्कार का मानवीयकरण। यानी जो शिक्षा संस्कार है उसका मानवीयकरण करना, यानी बच्चों में जो शिक्षा मिल रही है और जो संस्कार उनको दिए जा रहे हैं उसका मानवीयकरण करना। इससे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ये कैसे होगा? ये होगा शिक्षा के द्वारा। शिक्षा का मानवीयकरण कैसे होगा?
शिक्षा का मानवीकरण होगा शिक्षा के ही द्वारा। तो बाबा जी कह रहे ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा शिक्षा का मानवीकरण हो, इसको नाम दिया बाबा जी ने चेतना विकास मूल्य शिक्षा, यानी चेतना का विकास करने वाली मूल्यों की शिक्षा। तो बाबा जी ने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा ही किया बिजनौर में। बिजनौर में जो एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर रण सिंह आर्या जी हैं, उन्होंने अपना संस्थान बनाया है। उस संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों का इलाज भी होता है और वहां पर जीवन विद्या के शिविर भी लगते हैं। हापुड़ से लगभग 2 या 3 घंटे का रास्ता आगे है, यूपी में ही, हरिद्वार की तरफ जाते समय। तो बाबा जी कहते हैं वहां पे 5 साल का एक्सपीरियंस था। हमने वहां पर जीवन विद्या के आधार पर शिक्षा दी और वहां पर अभी तक जो लोग कहते थे, आज भी हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीखा, तो कहते जी आजकल का तो माहौल ही ऐसा हो गया है, कहाँ से बचाएंगे। यानी माँ बाप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, ना ही जिम्मेदारी अपने बच्चों पर डालते हैं, सारा दोष देते हैं वातावरण का। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हमने बिजनौर में जो स्कूल खोला, उससे शिक्षा ने वहां का वातावरण बदल दिया। जबकि लोग उल्टा कह रहे थे कि वातावरण से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, यह बाबा जी कह रहे कि बच्चों ने ही इस मानवीय मूल्य वाली जो शिक्षा थी, जो चेतना विकास मूल्य वाली शिक्षा थी, इससे वहां का वातावरण ही बदल दिया। कैसे बदल दिया? कि शिक्षा का प्रभाव छात्रों पर पड़ा और छात्रों का प्रभाव उनके परिवारों पर पड़ा और परिवार का प्रभाव वहां के समाज पर पड़ा। बच्चे जीवन के रूप में अपने आप को पहचानने लगे, व्यवस्था में जीना जरूरी है, इसको वो समझने लगे। अब क्या होने लगा कि बहुत सारे बच्चे, जैसे आज भी करते हैं, पहले जो मनोरंजन का एकमात्र साधन टीवी था, लोग टाइम पास कैसे करते थे? टीवी करके और आपस में बातें करके। तो बाबा जी बता रहे हैं इस चेतना विकास मूल्य शिक्षा का प्रभाव इतना पड़ा कि कुछ लोगों ने टीवी और जो फालतू के क्रियाकलाप थे उनमें अरुचि दिखाना शुरू कर दिया। यानी उनको अब वो टीवी देखना और फालतू की बैठ के चुगलियां करना पसंद नहीं था, बल्कि अब वो मूल्यांकन करने लगे। वो जो पहले कर रहे थे उसका और वो जो अब कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करने लगे और देखने लगे दोनों में से कौन सा अच्छा। वो अब शिक्षा का सार समझने में लग गए। साथ ही गांव में भी एक अनोखा परिवर्तन देखा गया। गांव के लोगों में हमेशा आपसी झगड़े बने ही रहे हैं, कभी जमीन का झगड़ा, कभी परिवार का झगड़ा, ये झगड़े लोगों में गांव में बने ही रहते थे। लेकिन यहाँ क्या होने लगा, धीरे धीरे लोगों के बीच में जो ये मारपीट और झगड़े होते थे, इनका शमन होने लगा। शमन होने का मतलब है समाप्त होने लगे, अंत होने लगा, खत्म होने लगे। अब उन गांवों में मेरी जानकारी के अनुसार झगड़ा झंझट खत्म हो गया है। इसी को हम कहते हैं कि बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव पड़ा। इसी को हम कहते हैं बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव पड़ा और इसी के अनुसार हम कहते हैं कि इसे शिक्षा में दमखम है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि बच्चों के जो आचरण का प्रभाव है वो वहां के वातावरण पर पड़ा, तो वहां का वातावरण बदला। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब शिक्षा ने एक गांव के वातावरण को बदल दिया तो इसका मतलब है इस शिक्षा में दम है। क्लियर है? ये शिक्षा व्यर्थ की शिक्षा नहीं है, वास्तव में एक शिक्षा में दम है, बाबा जी ने देख लिया। और आज देश में कई ऐसे विद्यालय चल रहे हैं कि हमारा विद्यालय भी एक ऐसा विद्यालय था जो जीवन विद्या आधारित विद्यालय बनाया गया। यहां भी बहुत सारे प्रयास किए, उसमें से आप लोग कुछ निकल कर आए और 1.5 साल में मुझे लगता है कि ये लोगों अपने आप बच्चों का ऐसा विश्वास बनना कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे पार लगने वाले नहीं है,
आज के समय में अगर कोई आस्थाओं से लड़ने की हिम्मत रखता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सब इन सबको समझते हुए, सारे परंपराओं को, सारी आस्थाओं को समझते हुए आपने यहाँ पर कदम बढ़ाया। धीरे धीरे देखो आपकी संख्या बढ़ी। स्टार्टिंग में आप कितने लोग थे? मुझे ध्यान है पहले वाली क्लास में स्नेहा, अंजलि और शानवी, ये 3 बच्चे रेगुलर वाले थे। वहां पे ये भी था अपना गुरप्रीत। अब गुरप्रीत पीछे थोड़ा सा हटा हुआ है, इसकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साथ में श्याम आया, श्याम से संजय आया, इन सबके साथ माही भी आई, कामना भी आई। तो ये क्या है? ये संख्या बढ़ी है। ये संख्या किस लिए बढ़ी है? दूसरी बात, अब ये संख्या बढ़ाने का दमखम आप लोगों को लगाना है। जब उस दिन हम बैठे थे तो दीपा मैम वहां, दीपा थी, रितु मैम आई थी वहां पे। तुम लोगों में से श्याम कौन सा है? पता? श्याम को पूछा था आपके बारे में ऐसा? क्यों श्याम? रितु मैम ने आपके बारे में क्यों पूछा? पता नहीं सर। नेहा है? स्नेहा तुम बताओ, रितु मैम ने क्यों पूछा श्याम के बारे में? बता दूं? वही तुम्हारे वाला सीन था। रितु मैम ने पूछा था ना कौन कौन बच्चे क्लास लेते हैं, हाँ मुझे पता है। तो वहां देखे 2 लड़के बैठे तो उसको लगा इनमें से श्याम को एक न एक तो होगा। हाँ बढ़िया। शानवी आगे पढ़ो बेटा, सेकंड पैरा। शिक्षा के मानवीयकरण में हम अपना कैमरा ऑन कर लो। सर कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगे, मैं बाहर बैठी हूं। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन कराएंगे। चैतन्य पक्ष का अध्ययन का मतलब है जीवन, जीवन जागृति का अध्ययन कराएंगे। रासायनिक, भौतिक रचना विरचना का अध्ययन कराएंगे। मानव के लिए रचना विरचना में पूरकता तथा मानव इस संसार के लिए कैसे पूरक, कैसे उपयोगी होगा, यह सब अध्ययन कराएंगे। इसके साथ ही विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन कराएंगे। क्रिया पक्ष का अर्थ है मानव की समझदारी के लिए दर्शन है। समझदारी का प्रमाण होना चाहिए। समझदारी के साथ हम अपने पहचान को बनाते हैं। सब सह अस्तित्व ही पहचानना में आता है। मूल्यों का निर्वाह करना ही बनता है और मूल्यांकन में उभय तृप्ति की स्वाभाविक रूप में बनता है। व्यवस्था से अस्तित्व में एक सर्वोच्च सत्य है। शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य किस अर्थ में है? अस्तित्व में हर एक अपने तो सहित व्यवस्था है, जिससे बैल का झगड़ा उसमें बैल तब रुको, जैसे बेल का झाड़, झाड़ माने पेड़, जैसे बेल का झाड़, बेल पत्थर का पेड़ तुमने देखो ना, बेल पत्थर लगता है,
जिसका गर्मियों में जूस भी बनाते हैं, यस सर। मोटे वाला, तो उसका बता। जैसे बेल का झाड़, उसमें बेलत्व समाया ही है। पीपल का झाड़ अपना आचरण बनाए हैं। पीपल के पेड़ में पीपल के फल और पीपल के बीज होंगे, उसी के गुण धर्म होंगे, यही उसका आचरण है। यानी बीज में ही वो पूरी व्यवस्था समाई। एक बीज को देखे, दिखने में छोटा सा बीज है, कुछ दाने हैं उसके अंदर, लेकिन अगर ध्यान से देखे तो उस बीज के अंदर ही पूरा पीपल का पेड़ समाया हुआ है। वो बीज जब जमीन पर गिरता है और उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, तो उस अनुकूल वातावरण में वो बीज फुटा कर जाता है। फुटा करने का मतलब है अंकुरित हो जाता है, जब उसको उचित वातावरण मिलता है। और अंकुरित होकर वो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से फल देता है। उस फल में भी एक पूरा पीपल का पेड़ छुपा हुआ। यानी बीज में ही व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? उस पूरे पीपल के वृक्ष की। यहां तक रोकते हैं या समाप्त कर ले इसको पहले? चलो इसको समाप्ति कर लेते हैं, आगे पढ़ो। जैसे बेल का झाड़ उसमें बेल तक समाया रहता है, पीपल का झाड़ अपना आचरण बनाए रखता है। पीपल के पेड़ में पीपल के फल और पीपल के बीज होंगे, उसी में गुण धर्म होंगे, यही उसका आचरण है। इसी तरह पूरा वनस्पति संसार, जीवन संसार का आचरण निश्चित है और यह अपने अपने आचरण में प्रकाशित हैं। इसे ही कहते हैं द्वय सहित व्यवस्था। इसको क्रॉस करो लाइन को। त्वय सहित व्यवस्था क्या है? इस पैराग्राफ में वो आता ना कि व्यवस्था, त्वय सहित व्यवस्था और अपने से अगली व्यवस्था में भागीदारी। तो त्वय सहित व्यवस्था का क्या अर्थ है, वो इन पहले वाली लाइनों में आया है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इस पे तुम निशान लगा लो, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। बढ़िया, आगे बढ़ो सर। हाँ। मानव का आचरण अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि मानव अभी तक व्यवस्था में जी नहीं पाया। अभी तक हम व्यवस्था नहीं पाए हैं, किंतु व्यवस्था की जरूरत है। यह यहाँ पर आ गए हैं। व्यवस्था पाने के लिए हमको अपने त्वय सहित व्यवस्था में जीना पड़ेगा। सत्व क्या है? स्वत्व। स्वत्व क्या है? इसको निशान लगाओ, ये भी अंडरलाइन करो। ये महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सब बच्चे अंडरलाइन करें। ये जो शब्द आ रहे हैं स्वत्व, इस पे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, ये फिर आ गया दोबारा, इस पर फिर दोबारा चर्चा करेंगे। स्वत्व क्या है? पढ़ो बेटा आगे। स्वस्थिति रूप में और त्वव गति रूप में स्पष्ट है। मानवीयता पूर्ण आचरण मानवीयता में मूल्य, चरित्र और नैतिकता है। मूल्य का प्रमाण है संबंध। मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति जो परिवार में होता ही है।
उभय तृप्ति से कम में कोई परिवार नहीं है, नहीं परिवार है नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही मानवता यही मानवत्व है। मानवत्व है। यह घटित होने के लिए स्वयं स्वयं सपूत सपूत्र विधि से आदमी मूल्यों में जिएगा। व्यवस्था में जीने से चरित्र की बात आएगी। चरित्र को स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। नैतिकता तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा से अभ्यता बनाती है। इस प्रकार से मानवतापूर्ण आचरण है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से मानव आश्वस्तता पूर्वक जी सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार भाई सभी सानवी के लिए क्लैपिंग जरूर कर ले। बहुत बढ़िया सानवी। चलिए इसको आप पेज नंबर 58 पहला पैरा। शिक्षा के मानवीयकरण में हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन कराएंगे। बाबा जी क्या कह रहे हैं? विज्ञान के साथ, यानी विज्ञान बंद नहीं होगा। कुछ लोगों को शंका है कि जब जीवन विद्या आएगी तो बाकी की शिक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। अब तो बाबा जी ने स्वयं अपने मुख से बोल दिया है कि शिक्षा के मानवीयकरण में हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का भी अध्ययन करेंगे। विज्ञान पक्ष में किसका अध्ययन हो रहा था? शरीर पक्ष का, जो जड़ इकाई है। विज्ञान में तुम सब कुछ खोल कर देख लो, वहां पर केवल शरीर का अध्ययन हो रहा है, पदार्थ अवस्था का, जो जड़ इकाई है उसका अध्ययन हो रहा है। शरीर भी जड़ इकाई है, जीवों का शरीर भी जड़ इकाई है, पेड़ पौधे और पदार्थ अवस्था भी जड़ इकाई है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? जड़ के साथ चैतन्य का भी अध्ययन होगा। चैतन्य पक्ष का अध्ययन का मतलब है जीवन का अध्ययन। अभी तुम खुद देखो, तुम 12वीं कक्षा में आ गए, तुमने अभी तक विज्ञान में जो पढ़ा है वो प्रकृति की 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ा है। चौथी अवस्था मानव के बारे में पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है? उसकी सभ्यता के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, इतिहास में, लेकिन उसके जीवन के बारे में कभी नहीं पढ़ा। अभी तक मानव को केवल शरीर मानकर उसका अध्ययन किया गया। ये बाबा जी बता रहे हैं। जीवन जागृति का अध्ययन कराएंगे। चैतन्य पक्ष में किसका अध्ययन होगा? जीवन का और जीवन जागृति का। रासायनिक भौतिक रचना विरचना का अध्ययन कराएंगे। ये विज्ञान आ गया है। पदार्थावस्था से जब प्राणावस्था आती है, प्राणावस्था से जब जीवावस्था आती है, तो उसमें केवल केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होता है। उसके परिणाम स्वरूप ही उनमें रचना विरचना होती है। नए नए पदार्थ बनते हैं, नए नए जीव जंतु बनते हैं, नई नई वनस्पतियां बनती है। मानव के लिए रचना विरचना में पूरकता तथा मानव इस संसार के लिए कैसे पूरक, कैसे उपयोगी होगा, ये सब अध्ययन कराएंगे। अभी तक हमने देखा, कल जो हुआ, हमने कल अस्तित्व दर्शन किया, उसमें पदार्थ अवस्था जीवावस्था के लिए भी और प्राणावस्था के लिए भी, प्राणावस्था जीवावस्था के लिए भी, और जीवावस्था पदार्थावस्था और प्राणावस्था
तीनों के लिए उपयोगी पूरक थे, लेकिन मानव उपयोगी पूरकता के साथ नहीं था। तो मानव इस संसार के लिए कैसे पूरक, कैसे उपयोगी होगा, इसका अध्ययन होगा। इसके साथ ही विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन कराएंगे। विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र, अभी विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र कौन सा है? विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र का अर्थ है सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मध्यस्थ दर्शन। ये विकल्पात्मक दर्शन क्यों कहा गया? अभी तक हम जो जानना मानना कर रहे थे वो अध्यात्मवाद या भौतिकवाद में कर रहे थे। ये दोनों अपने आप में दर्शन हैं, अध्यात्मवाद भी और भौतिकवाद भी। दर्शन क्या है उसको भी समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि दोनों की जगह एक नया विकल्प आया है। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद की जगह हम किसका दर्शन, कौन से दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं? सहअस्तित्ववादी दर्शन का, मध्यस्थ दर्शन का। इसके बारे में बाबा जी बता रहे हैं। इसके साथ ही विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन करेंगे। कौन सी क्रिया पक्ष? जीवन की 10 क्रियाएं, इनका अध्ययन होगा। क्रिया पक्ष का अर्थ है मानव की समझदारी के लिए ही दर्शन। क्रिया पक्ष का अर्थ क्या है? ये दर्शन किसके लिए है? मानव को समझदार बनाने के लिए। यानी जो मध्यस्थ दर्शन है इसमें मानव की समझदारी की बात कर रहे हैं। अभी तक मानव की समझदारी नहीं थी, शरीर की समझदारी हम मान रहे थे, क्योंकि जीवन को तो हमने कुछ माना ही नहीं था। उनको लगता था कि ये जो समझदारी वाला फैक्टर है, ये सारी समझदारी, सारा ज्ञान, सारी शिक्षा, सारी याददाश्त मानव के ब्रेन में है। मानव का यही मानना है अब तक। जो विज्ञानवाद से प्रभावित इंसान है, या हम कहें कि अध्यात्मवाद से जो चल रहा है, उसके अनुसार ये सारा चीज कहाँ हो रहा है? शरीर में, दिमाग में। समझदारी का प्रमाण होना चाहिए। समझदारी के लिए हम अपने आप को अपने पहचान को बनाते हैं। हमारी पहचान किससे बनती है? समझदारी से। तब सहअस्तित्व की पहचान में आता है। मूल्यों का निर्वाह करना बनता ही है और मूल्यांकन में उभय तृप्ति मिलती है। तो बाबा जी क्या समझा रहे कि जब हम समझदार होते हैं तो हम अपने आप को पहचानते हैं। अपने आप को पहचानते हैं तो अपने साथ संबंधों को पहचानते हैं। संबंधों को पहचानते हैं तो सहअस्तित्व को पहचानते हैं। जब संबंधों की पहचान हो गई, और संबंधों की पहचान भी कहाँ हो रही है? सहअस्तित्व में। यानी हम सब एक दूसरे के जीवन के लिए, उसके विकास के लिए, उसके पोषण के लिए कैसे उपयोगी और पूरक है, ये समझ में आता। ये समझना ही संबंध समझ में आना है। हम कहते हैं ना संबंध को पहचानना, तो ये समझ में आना कि दूसरे मानव के साथ, प्रकृति के साथ, प्राणावस्था के साथ और जीवावस्था के साथ मेरा संबंध क्या है। जब ये संबंध समझ में आता है तो मूल्यों का निर्वाह होना बनता है। मूल्यों का निर्वाह होता है तो उसका मूल्यांकन जब होता है तो दोनों पक्ष में उभय तृप्ति आती है। व्यवस्था सहअस्तित्व में ही शाश्वत सत्य है। व्यवस्था कहाँ बताई बाबा जी ने? व्यवस्था का प्रमाण कहाँ है? सहअस्तित्व में। तो बता रहे हैं व्यवस्था सहअस्तित्व में एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य का मतलब है सत्य का प्रमाण है, सत्य दिखाई दे रहा है, हम फिजिकली उसको देख पा रहे हैं, सत्य को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। शाश्वत सत्य किस अर्थ में है? व्यवस्था अस्तित्व में एक शाश्वत सत्य है। वो सत्य जो दिखाई दे रहा है, सत्य जो वर्तमानित है। शाश्वत होने का मतलब है जो जिसको हम अभी देख पा रहे हैं, जो दिख रहा है, और दिखने का मतलब है जो नित्य वर्तमान है। तो बाबा जी क्या समझा रहे हैं? शास्त्र सत्य किस अर्थ में है?
तो ये बता रहे हैं अस्तित्व में हर एक अपने त्वय सहित व्यवस्था में, जितने भी देख लो, पदार्थावस्था, जीवावस्था, प्राणावस्था। कुत्ते में कुत्तापन होता है, जीव में जीवत्व होता है। जीवत्व का मतलब है एक जीव का बच्चा जब पैदा होता है या मुर्गी जब अंडा देती तो उस अंडे में ही पूरी मुर्गी है, उस अंडे में उस मुर्गी का पूरा जीवन क्रम है। यानी छोटे से बड़ा होने तक की पूरी उस यात्रा जो है उस मुर्गी की या उस मुर्गे की उस अंडे में। तो इसको बोलते नित्य वर्तमानित होना या व्यवस्था में होना या त्वय सहित व्यवस्था में होना। तो त्वय किसको बताया बाबा जी ने? त्वय बताया उसका अपना जो व्यवस्था है वो। त्वय का मतलब है उसकी स्वयं की व्यवस्था। आगे समझा रहे हैं अस्तित्व में हर एक अपने त्वय सहित व्यवस्था में, जितनी भी इकाइयां हैं। पदार्थावस्था है तो उसमें पदार्थ तत्व है, जो सोना है उसमें सर्वत्व है, जो चांदी है उसमें चांदित्व है, जो लोहा है उसमें लोहत्व है, ठीक है ना। जो पत्थर है उसमें पत्थरत्व है। इसका मतलब है पत्थर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टुकड़े में एक जैसी व्यवस्था है। एक जैसी व्यवस्था का मतलब है उसमें जो परमाणु है, परमाणु के जो अंश हैं, वही परमाणु के अंश पत्थर के एक छोटे टुकड़े में और वही अंश पत्थर के एक बड़े टुकड़े में। हीरे के परमाणु में जो तत्व है वे सभी तत्व हीरे के बड़े एक पीस में भी। अब हम आते जीवों की तरफ। जो जीवत्व है यानी जो कुत्ता है या जीव जंतु कुछ भी है, उसका जो त्वय है वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक है। यानी एक छोटे से बच्चे में उसकी पूरा जीवन काल समाया हुआ है। वो बड़ा होगा क्या करेगा, उससे बड़ा क्या होगा, बच्चे कैसा पैदा करेगा, बच्चे अंडे के रूप में आएंगे या जीव के रूप में आएंगे, पिंड के रूप में आएगी। ये सारा उस जीव में समाया ही है। मुर्गी के पेट से जब भी अंडा निकलता है उस अंडे में एक मुर्गी का बच्चा है। उस मुर्गी के जितने भी गुण धर्म हैं, जो भी उसकी मूल संरचना है वो उस अंडे में है। पूरी मुर्गी एक अंडे में है। पूरे मुर्गे की लाइफ उस एक अंडे से है। यानी हर मुर्गे की जैसी भी लाइफ है। अंडे में जो जीव है, अंडे में जो प्राण है, उसमें पूरा उसका त्वय समाया हुआ है। आप सोने का 1 ग्राम का टुकड़ा लो, सोने का 100 मिलीग्राम का टुकड़ा लो, 10 मिलीग्राम का टुकड़ा लो, 1 मिलीग्राम का टुकड़ा लो या 1 किलो सोना लो, उसमें परमाणुओं का जो अरेंजमेंट है वो सब में फिक्स मिलेगा। यही व्यवस्था है। छोटे से बड़े तक वो सभी अपने व्यवस्था में भागीदारी निभा रहे हैं, व्यवस्था को बदलने नहीं देते। इसलिए हम कहते हैं कि सभी पदार्थ, सभी जीव जंतु और सभी वनस्पतियां त्वय सहित अपनी व्यवस्था में रहती हैं और अपने से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी करती है। मानव का आचरण अभी तक निश्चित नहीं हो पाया। त्वय सहित व्यवस्था का अर्थ ही है निश्चित आचरण। गोरैया को देख लो, गोरैया एक पक्षी है, उसका आचरण निश्चित है। क्या आचरण निश्चित है भैया? वो अपने मां के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ समय तक उसकी मां उसको उड़ना सिखाती है। उसकी मां उसको घर बुनना नहीं सिखाती, लेकिन उसके जो जेनेटिक डीएनए है उसी में कोडिंग है कि उसको अपने घर कैसे बनाना है। और 1000 साल पहले से लेके अब तक
गौरैया का जो अपना घोंसला बनाने का तरीका है वो बिल्कुल एज इट इज है जैसा पहले था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जबकि मानव के घर बनाने के तरीके में, मानव के सोचने के तरीके में, मानव के कार्य करने के तरीके में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो यही बात बता रहे हैं कि एक छोटा सा जीव जंतु भी अपनी तबीयत सहित अपनी व्यवस्था में है और अपने से बड़े वाली व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, लेकिन मानव अभी तक व्यवस्था में नहीं रह पाया। अभी तक हम व्यवस्था नहीं पाए हैं, किंतु व्यवस्था की जरूरत है, यहां पर आ गए। हमें अभी तक व्यवस्था नहीं आई है, लेकिन व्यवस्था की जरूरत को हम समझने लगे। व्यवस्था का अर्थ ही है समाधान, और समाधान का अर्थ ही है खुशी, सुख। इस समाधान के बाद, यानी इस सुख के बाद ही समृद्धि का भाव आता है। तो व्यवस्था पाने के लिए देखो, जरूरत समझ में आ रही है कि व्यवस्था की जरूरत है, व्यवस्था के बिना सुख नहीं है। तो आगे क्या बता रहे हैं? व्यवस्था पाने के लिए हमें अपने त्व सहित व्यवस्था में जीना पड़ेगा, यानी जो हमारा मानवत्व है, मानव के साथ जीना पड़ेगा। यानी मानव के जो मूल्य हैं, जो 30 मूल्य दिए गए हैं, उन 30 मूल्यों का हमें निर्वाह करना पड़ेगा। तब क्या कहा जाएगा कि हम मानवत्व में हैं, यानी मानव अपनी व्यवस्था में है। कब? जब वो 30 मूल्यों को समझेगा और 30 मूल्यों का निर्वाह करेगा। इससे क्या होगा? आगे बाबा जी समझा रहे हैं। व्यवस्था पाने के लिए हमको अपने त्व सहित व्यवस्था में जीना पड़ेगा। स्वत्व क्या है, इसको जानना पड़ेगा। तो स्वत्व में जान लेते, 2 चीजों से बना है, स्व और त्व से। तो स्व है स्थिति के रूप में, और त्व है गति के रूप में। स्व यानी मैं जिस स्थिति में हूं, वो उसमें भी एक व्यवस्था है। स्व जिस स्थिति में है, उसको उस स्थिति में रखने के लिए भी एक व्यवस्था है, जिसको स्व कहा गया। और त्व क्या है? गति के रूप में। तो स्व का मतलब है स्वयं व्यवस्था में रहना, और त्व का मतलब है अपने से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी, गति के रूप में। स्वत्व मानवीयतापूर्ण आचरण है। स्वत्व क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण। मानव का स्वत्व क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण। जैसे पदार्थावस्था का त्व होता है, तो मानव का त्व क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में, मानवीयता के मूल्यों में, इसमें मानवीयतापूर्ण आचरण में क्या समाया हुआ है? जब हम मानवीयतापूर्ण आचरण की बात करते हैं, तो मानवीयतापूर्ण आचरण अकेला नहीं है, इसमें समाये है मूल्य, यानी 30 मूल्य जो है उनका निर्वाह करना। इसमें समाया है हमारा चरित्र, यानी सवधन, सवनारी, सव पुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। ये किस में समाया है? ये मानवीयता में समाया है। और अगला क्या है? नैतिकता। नैतिकता क्या है? तन मन धन रूपी, जो मानव के पास धन है उसका सदुपयोग। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मूल्य का प्रमाण है संबंध। मानवीयता में, यानी जब मैं स्वत्व की तरफ बढ़ रहा हूं, मानवीयतापूर्ण आचरण की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मानवीयतापूर्ण आचरण में सबसे पहले क्या होगा? मूल्य होगा। तो मूल्य में क्या होगा? संबंधों की पहचान होगी, मूल्य का मूल्यांकन होगा और उभय तृप्ति होगी, जो परिवार में होना ही चाहिए। तो मूल्य और मूल्यों का मूल्यांकन कहां पर होता है? परिवार में होता है। मैं मूल्यों के साथ जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं, इसका मूल्यांकन कौन करेंगे? मेरे परिवार वाले। तुम्हारे को भी मैं लगता होगा कि सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, परिवार में अच्छे से जीते पाएंगे, लेकिन नहीं। मेरा मूल्यांकन करने वाले मेरे बच्चे और मेरी पत्नी हैं। बच्चे मुझसे छोटे हैं,
तो वो मेरा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। पत्नी मेरे समकक्ष है तो मुझे देखती है, उसने मेरे हर प्रकार के आचरण को देखा है। पहले मेरा आचरण किस प्रकार का था, अब मेरा आचरण किस प्रकार का है। तो ये पहचान करने वाला कौन है, ये मूल्यांकन करने वाला कौन है कि मेरे आचरण में कुछ फर्क पड़ा है नहीं। तो ये मूल्यांकन करने वाला है मेरा परिवार। बच्चे भले ही मुझसे छोटे हैं लेकिन वो मेरे आचरण को देख पा रहे हैं। मेरा आचरण पहले कैसा था और अब कैसा है वो उनको दिखाई दे रहा है। तो मूल्य की जो स्थली है, जो प्रमाणित होने की, जो मूल्य का मूल्यांकन होने की जो स्थली है वो परिवार है। उभय तृप्ति से कम में कोई परिवार है नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर परिवार में उभय तृप्ति आ गई, बस इतना ही चाहिए हमें, परिवार में उभय तृप्ति आ जाए, अर्थात हर कोई ये समझ पाए। क्या समझ पाए कि जो हो रहा है वो मानवीयतापूर्ण आचरण में हो रहा है, तो सब क्या होगे, तृप्ति होगी। सबको लगेगा कि जब हम व्यवस्था में जीना शुरू करेंगे, यानी परिवार रूपी जो व्यवस्था है उसमें मैं अपनी उपयोगिता पूरकता को समझते हुए भागीदारी करता हूं, तो इससे क्या होगा, परिवार के हर सदस्य में उभय तृप्ति होगी। तो बाबा जी क्या समझा रहे हैं, परिवार को क्या चाहिए, केवल उभय तृप्ति, ना उभय तृप्ति से कम और ना उभय तृप्ति से ज्यादा, ज्यादा की भी जरूरत नहीं है। यही मानवत्व। यह घटित होने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से आदमी मूल्यों में जिएगा। यानी उभय तृप्ति के लिए, अगर मुझे उभय तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वयं स्फूर्त विधि से। यानी मुझे कोई उकसाएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं। जब मैं एक बार समझदार हो गया तो समझदार होने के बाद स्वयं स्फूर्त विधि, इसका मतलब है अपने आप ऑटोमेटिकली मैं मूल्यों के साथ जीना आरंभ कर दूंगा। व्यवस्था में जीने से चरित्र की बात आएगी। जब मैं व्यवस्था में जीने लगूंगा, व्यवस्था में जीने का मतलब है मूल्यों का पालन करते हुए जीने लगता हूं, तो यही इसका मूल्यों के साथ जीना ही, यही व्यवस्था। तो जैसे ही मैं व्यवस्था में जीना आरंभ करूंगा, मूल्यों के साथ जीना आरंभ कर दूंगा, तो अगली बात आएगी चरित्र की। अब मेरा मूल्यांकन कहां पर होगा, मेरे चरित्र के द्वारा भी होगा। चरित्र के द्वारा क्या होगा कि क्या मैं दूसरे के धन पर नजर तो नहीं गड़ाए रखता हूं, मैं कर तो रहा हूं अपना, लेकिन मेरा ध्यान दूसरे की दौलत पर है, ऐसा तो नहीं है। यह देखना है, जब मानव में मूल्यों का संचार होगा, वो मूल्यांकन पूर्वक जिएगा उभय तृप्ति के साथ। तो बाबा जी आगे क्या समझा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगली बारी चरित्र की है। चरित्र में सवधन, सवनारी, सव पुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। चरित्र में 3 चीजें शामिल हैं, सवधन, सवनारी, सव पुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। इसी के रूप में चरित्र को समझाया गया है। अगर मैं अपने धन पर ही नजर रखता हूं, दूसरों के धन की तरफ ध्यान नहीं देता, तो दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कितना कमा रहे कितना कम नहीं कमा रहे, मुझे कोई मतलब, मुझे अपनी कमाई से संतुष्टि हो रही, इससे मेरा चरित्र बनता है। जब मैं किसी के साथ चोरी चकारी या धोखेधड़ी की नजर से नहीं देखता, तो मेरे चरित्र मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से और भी ज्यादा प्रकाशित होगा। दूसरा क्या बता रहे हैं बाबा जी, ये तो बात आगे चरित्र की, सवधन की। अब मैं अपनी पत्नी के होते हुए दूसरों की पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता हूं, उनको घूरता हूं, उनको देखता हूं, या उनसे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहता हूं, तो ये भी एक अपने आप में मूल्यों का या नियम का हनन है, संबंधों के साथ विश्वासघात है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद दयापूर्ण कार्य व्यवहार। यहां लोगों ने पहले क्या देखा कि मैं परिवार में समाधान के साथ रह रहा, दूसरा मैं समाज में नैतिकता के साथ रह रहा हूं, तीसरा जो संसार में अन्य जीव है, मानव है,
या अन्य 4 अवस्थाएं हैं, उसमें जो मेरा कार्य व्यवहार है वो दयापूर्वक है। दयापूर्वक का मतलब है मैं संग्रहवादी विधि से दूसरों का शोषण करके, दूसरों का हिस्सा अपने पास इकट्ठा करके, रूप पद धन बल के आधार पर लोगों को प्रभावित करके मैं लोगों से ज्यादा मात्रा में सामान इकट्ठा करता हूं। तो यही क्या है? यही अन्यायपूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब क्या है? जीने दो और जियो। उसके बाद बाबा जी समझा रहे हैं तीसरी बात, नैतिकता। यहां पर हमारे 2 चीजें हो गई हैं। हमारी मूल्य भी हो गए, नैतिकता भी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं चरित्र। चरित्र भी हो गए। अब नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता में क्या शामिल है? तन मन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा। मेरे पास अगर धन के रूप में देखो क्या है? तन मन धन, ये तीनों मेरे। मेरा मन मेरा है, मेरा तन मेरा है, मेरा धन मेरा। तो अब मुझे क्या करना है? सारा प्रयास इनके सदुपयोग पर करना और उनकी सुरक्षा के लिए करना। सदुपयोग किस लिए? ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। और सुरक्षा किस लिए? इनकी सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? तन मन धन के, तो इनकी कंटिन्यूटी बनती रहेगा। इससे क्या हो गया? अभेयता बनेगी। जब नैतिकता होगी, नैतिकता से क्या बनेगी? अभेयता बनेगी, डर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मानवीय पूर्ण आचरण है। यही मानवीय पूर्ण आचरण। क्या होता है बाबा जी में मानवीय पूर्ण आचरण? मूल्य, चरित्र, नैतिकता, इन तीनों का सामूहिक रूप ही क्या है? मानवीयता पूर्ण आचरण। इसमें बहुत अच्छे ढंग से मानव आश्वस्त पूर्वक जी सकता है। यानी मानवीयता पूर्ण आचरण के साथ मनुष्य लंबे समय के लिए आश्वासित होकर जी सकता है। क्या? कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूं ठीक, ये आश्वासन रहेगा। जब मनुष्य मूल्य, नैतिकता और चरित्र के साथ जुड़ता है तो उसकी एक अलग छवि बनती है। उसी के बारे में बाबा जी ने समझाया। इसके बहुत अच्छे ढंग से मानव आश्वस्त पूर्वक होके जी सकता है। इसके साथ ही हमारा 58 पेज नंबर समाप्त होता है। किसी बच्चे का कोई सवाल है? कुछ समझना है? कि आज मेरी थकावट बहुत ज्यादा है। किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज की कक्षा को हम यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं। आज बेटा पूरा दिन थकावट वाला दिन था। सुबह 7 से लेके मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ, आधा घंटा पहले। आज ओमवीर भाई भी क्लास में जुड़े हैं। ओमवीर भाई का हार्दिक स्वागत है। ओमवीर भाई आप भी अपने विचार रखें। जी सर जी, नमस्ते। नमस्ते। वैसे तो ऐसे टाइम की वही है, लेकिन आज मैं इसलिए जुड़ा था क्योंकि कल मुझे पठन करना है ना, मुझे पढ़ना है, तो ये जानना था कि कहाँ से क्या है। कल अच्छा आपको है। पठन करना कहाँ पर? तो अभी मतलब बता रहे थे ना कि कल ऐसा शेड्यूल सा बनाया था कुछ ग्रुप में, अच्छा, वो उसका बोल रहे थे मूल्यांकन के कि लिए। पता नहीं मूल्यांकन के लिए या किसके लिए, बच्चे सर बता वो सकते हैं किस पढ़ने, लिए। सर माही ने वो पढ़ने का टाइम टेबल भेजा था ना, कौन कब पढ़ेगा, वही है। ओके, हाँ, पढ़ने का ठीक। सैटरडे को बोला था। हाँ, बढ़िया है ओमवीर भाई। आज मतलब मैं तो इसी व्याख्या करते समय भी मुझे लटका आ रहा था नींद का। आंखों में कोई नहीं नींद सर, नहीं आप करिए। बहुत मेहनत कर रहे हो। नहीं नहीं, ये बच्चों का है प्रयास, हम सबका मिला जुला प्रयास है। ओमवीर भाई, मैं हाँ। बोलता था ना कि मुझे मतलब एक ये दुख होता था कि मुझे जीवन विद्या इतनी देर मिली, लेट से मिली। तो अब मैं बच्चों को दे रहा हूं ताकि इनको टाइम से मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही भाव। ये समय से मिलना जरूरी है। हम तो प्रौढ़ शिक्षा के अभ्यर्थी हैं। हमारा जीवन कितना बचा होगा? 20 हाँ, साल, 25 साल, 30 साल।
लेकिन तुम्हारा तो पूरा जीवन है। हम शादीशुदा भी हो चुके हैं, संबंध भी हमने बना लिए हैं सब प्रकार के, लेकिन जब आप जागृत होकर, समझदार होकर संबंधों को समझेंगे, पति पत्नी संबंध को समझेंगे, सब नारी सब पुरुष को समझेंगे, तो सच में आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। संबंधों की पहचान कर पाना, कल हमने ओमवीर भाई बात की थी कि संबंधों की पहचान कैसे करें। वैसे तो बाबा जी कहते हैं कि संबंध, देखिए आप ओमवीर भाई आए ना तो मेरी नींद भाग रही है, बढ़िया। कल हमने बात की थी कि प्रकृति में जी। हर वस्तु के साथ, हर इकाई के साथ मेरा संबंध है। पहले मैं मानव के साथ संबंध को देखता। मेरे स्कूल के बाहर एक चाय वाला बैठता जिससे मैं कभी चाय नहीं पीता। मेरे गली के नुक्कड़ पर एक पंचर वाला बैठता है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, फिर भी उस पंचर वाले के साथ मेरा संबंध कैसे, उस चाय वाले के साथ मेरा संबंध कैसे है, इसको पहचानना। अगर मैं ये जान गया कि मेरी आवश्यकताओं की बहुत सारी वस्तुएं ट्रक में आती है, टेम्पो में आती है, मुझे अपने यातायात के साधन के रूप में या तो ऑटो करना पड़ता है, या ओला उबर करनी पड़ती है, या रैपिडो करनी पड़ती है। तो रैपिडो में तो हवा की जरूरत पड़ेगी, रैपिडो में तो कभी ना कभी गाड़ी में जो किराए की भी मिले रहा हूं उसमें पंचर की जरूरत पड़ेगी, तब वो पंचर वाले के साथ भी मेरा संबंध है। दूसरा, वो पंचर वाला जो बैठा है वो वहां बैठे बैठे थक जाता है, उसे चाय की जरूरत है, तब वो चाय वाले से चाय भी पिएगा, तो चाय वाले के साथ भी मेरा संबंध है, क्योंकि ये चाय वाला उस पंचर वाले को तरोताजा रख रहा है। ये पंचर वाला गाड़ी को आगे जाने में जो समस्या है, जो टायर पंचर हो गया है, उस गाड़ी को मेरे गंतव्य स्थान तक, मेरे घर तक लाने में मेरी मदद कर रहा है। इस प्रकार जब हम एक एक व्यक्ति के साथ संबंध को देखेंगे तो संबंध समझ में आएगा। बाबा जी समझाते हैं कि संबंध तो है ही, हमें संबंध को पहचानना है। जब ये संबंध पहचानने में आ जाएगा तो व्यवस्था में जीना अपने आप ही आ जाएगा। जब ये संबंध पहचानने में आ जाएगा तो मूल्यों का निर्वाह अपने आप ही होने पर लग जाएगा। जब ये संबंध पहचान में आ जाएगा तो कृतज्ञता का भाव अपने आप ही आ जाएगा। आज जिस ई रिक्शा वाले को मैं कई बार बदतमीज भी बोल देता हूं, कई बार वो जब धीमा चलाता है, तेज चलाता है, तो मैं उसको मन से कुछ गलत भी बोल देता हूं, लेकिन जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो वो गलत बोलना भी धीरे धीरे समाप्त ही हो जाएगा। जब मैं नीम के पेड़ को देखता हूं, नीम का पेड़ मेरे कितने काम आ रहा है, नीम के फल से लेके नीम के पत्ते, नीम की बक्कल, नीम की छाया। सर्दियों में अभी जो जिस तरह का बारिश का मौसम चल रहा है, इस बारिश के मौसम में सभी के चेहरे पर, सभी के शरीर पर हल्की फुल्की फुंसियां हो जाती है। जब मैं इस नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी में स्नान करता हूं तो मेरे सारे जो स्किन के और ब्लड के रोग है वो दूर हो जाते हैं। यहां नीम के साथ मैं संबंध को स्थापित कर पा रहा। नीम मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो जब नीम के साथ मैं संबंध को समझूंगा तो मैं नीम के संरक्षण पर आ जाऊंगा, नीम के पेड़ का सदुपयोग कर पाऊंगा। नहीं तो अज्ञानतावश मानव बर्बादी ही करता आया है, भरे हुए जंगलों को काटता आया है, पृथ्वी के सीने को खोखला करता आया। तो यह बात है संबंध को समझने की। बढ़िया ओमवीर भाई, कल का पठन अगर माही ने चार्ट बनाया है और कल का पठन आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। कल आप पठन भी करेंगे और साथ ही साथ समझाएंगे भी। हाँ, अब आपने जैसे एक बात बताई उसी को थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ। तो ऐसी है कि मेरी तो दो ही तो मेरी आवश्यकता है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ रहूं और एक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूं। अब जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मुझे कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक इंसान ही है जो मुझे समझा सकता है और मेरी मानसिक जो उलझन है उसको दूर करके मेरे को मानसिक स्वस्थता की तरफ ले जा सकता है। इसलिए मेरे मानव मानव संबंध बहुत जरूरी है। उसके बाद जब मैं अपने शरीर की स्वस्थता के लिए आता हूँ तो उसमें फिर असलियत में ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, प्राण,
अवस्था, पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था, ये सब मेरे लिए पूरक हो रखी हैं, किस तरह से मेरे पूरे जीने को सुनिश्चित करती हैं। इससे मुझे यही समझ में आता है कि कैसे ये पूरी अ, शेष प्रकृति है, तीनों अवस्थाएं जो, ये कैसे मेरे लिए सहायक बनी हुई हैं। तो यही है कि एक मानव मानव संबंध और मानव प्रकृति संबंध, दो ही संबंध है, इनको पूर्ण रूप से पहचानना ही है बस। है तो ये आज भी कर रहे हैं मेरी मदद, लेकिन बस मुझे ही पहचान में नहीं आ रहा। अगर संबंध होते ही नहीं तो मैं आज इतना बड़ा होता ही नहीं। इतना बड़ा हो रखा हूँ और आज आपसे भी बात कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि किसी ने मेरे साथ संबंध तो निभाया है यहाँ तक, लेकिन बस मुझे ही पहचान नहीं हो रही। तो बस अपने को यही जिम्मेदारी लेनी है कि यार मुझे हमेशा संबंधों की पहचान रहे, फिर तो कोई बातें नहीं है, मूल्यों का प्रकटन तो अपने आप होना है। बहुत बढ़िया, बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बढ़िया ओमवीर भाई। देखिए महेंद्र भाई ने तो प्रस्ताव रखा था कि हम अलग अलग प्रबुद्धों को भाइयों को जो सानिध्य ले गए है ना, और आज हाँ हमारे साथ हाँ आप जुड़ गए, तो हमारे साथ तो ये पहल तो हमने पहले ही कर दी महेंद्र भाई से भी। मैं, है ना, ग्रुप हाँ में दो दो लोगों का सानिध्य हाँ प्राप्त हो गया। हम महेश भाई से भी बात करेंगे बिल्कुल बीच में, अगर महेश भाई को भी समय मिलेगा तो उनको भी जोड़ेंगे, जी। उनका भी सुनने को मिलेगा। क्यों बच्चों, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया क्या बात है। ये 58 पेज से कब तक, कहाँ तक पढ़ना है, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं लास्ट कितना क्या नहीं, है? अरे नहीं, 58 पेज हम कल कंप्लीट करेंगे, ऊपर से नीचे तक। अच्छा एक पेज। हाँ, अच्छा एक पेज। अभी आज हमने, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, दूसरी योजना 58 हमने पढ़ दिया, 59 करना है। 59 करना है। 58 मैंने पूरा कर दिया आज, 59 है। इसके बाद आती है मानव की परिभाषा यहाँ से, और नीचे एक पूरा एक पेज पढ़ते हैं ऊपर से नीचे तक। तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ओमवीर भाई, बहुत बहुत कल कृतज्ञता मिलते आपके हैं। प्रति, आप साथ में आए। तो आप सबके प्रति भी बाबा है जी के भैया। प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए, जो हमारे सभी श्रेष्ठ भाई हैं जो अध्ययन में लगे हुए हैं, जिनके सानिध्य में हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा का हम समापन करते हैं। गुड नाइट।